नमस्कार। आज 6 अगस्त 2025 है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू घटनाओं पर नजर डालेंगे, जैसा कि हमें उपलब्ध स्रोतों से पता चला है। जी। आज की चर्चा का केंद्र बिंदु रहेगा अमेरिका, रूस और भारत के बीच बढ़ता तनाव, खासकर मतलब व्यापार और भू राजनीति के मोर्चे पर। हाँ, ये काफी गरमाया हुआ आजकल। बिल्कुल। साथ ही उत्तराखंड में जो हुआ है वो प्राकृतिक आपदा और उससे जुड़े मानवीय पहलुओं पर भी बात करेंगे। जरूर। चलिए, तो इन स्रोतों में जो जानकारी है और उनके क्या मायने हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं मॉस्को से। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दूत स्टीव बिटकॉफ और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच एक 3 घंटे लंबी मुलाकात हुई है। हाँ, काफी लंबी चली। इसे सकारात्मक बताया गया है। कुछ संकेतों के आदान प्रदान की बात भी कही जा रही है। ये मुलाकात यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप द्वारा दी गई समय सीमा समाप्त होने से ठीक पहले हुई है और इसी समय भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मॉस्को में है। हाँ, ये टाइमिंग बहुत दिलचस्प है। देखिए, सकारात्मक का मतलब शायद यही है कि बातचीत हुई, दरवाजे बंद नहीं हुए। अच्छा। पर सूत्रों का कहना है कि रूस अपनी जो मुख्य मांगे हैं, जैसे यूक्रेन का नाटो में ना जाना, सुरक्षा गारंटी, उस पर अभी भी अड़ा हुआ है। तो किसी बड़े ब्रेक थ्रू की उम्मीद तो कमी है। समझ गया। और डोभाल का वहां होना वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। बिल्कुल। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है। अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। अब कुल टैरिफ 50% हो गया है। 50%। और वजह बताई गई है कि भारत रूस से तेल आयात जारी रखे हुए है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत इसे बंद करे। जी, ये सीधा सीधा दबाव है। मतलब साफ है कि अमेरिका चाह रहा है कि भारत उनकी लाइन पर चले। भारत की प्रतिक्रिया भी इस पर गौर करने लायक है। भारत का कहना है कि भाई अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड जैसी चीजें खरीदता है। हाँ, बिल्कुल। जो परमाणु ईंधन में लगता है, पर भारत के तेल खरीदने पर आपत्ति जताता है। सही बात है। ये दोहरा मापदंड तो है। और दिलचस्प बात यह है कि जब इस बारे में ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने कहा उन्हें पता नहीं। अच्छा। अनबिग्युता जताई। हाँ। जो कूटनीतिक रूप से मतलब काफी कुछ कहता है। मॉस्को में जो विशेषज्ञ हैं विनय शुक्ला, उनके अनुसार डोभाल की यात्रा में इस तेल विवाद के अलावा और क्या अहम हो सकता है? S-400? हाँ, बिल्कुल। शुक्ला का यही मानना है कि रूस देख रहा है भारत का रुख क्या रहता है। डोभाल की बातचीत में ये तेल वाला मुद्दा तो होगा ही, साथ में S-400 डिफेंस सिस्टम। हाँ, वो मिसाइल सिस्टम। जी, उसकी डिलीवरी भारत जल्दी चाहता है। शायद कुछ और यूनिट्स की भी बात हो। और सुखोई विमानों का आधुनिकीकरण वो भी एजेंडा पर हो सकता है। रूस के लिए भारत इस समय एक महत्वपूर्ण पार्टनर है, खासकर जब पश्चिम से उनके रिश्ते इतने खराब हैं। और अमेरिका का ये जो आर्थिक दबाव का तरीका है, ये सिर्फ भारत पर ही नहीं है, ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लगा दिया है। हाँ, रिकॉर्ड 50%, अब तक का सबसे ऊंचा। इससे क्या मतलब? सूत्रों में इसे वहां के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर जो मुकदमा चल रहा है, उससे जोड़ा जा रहा है। हाँ, कुछ विश्लेषण तो यही कह रहे हैं कि ये ब्राजील पर एक तरह का राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है। ये दिखाता है कि कैसे मतलब व्यापार नीतियों का इस्तेमाल जियोपॉलिटिक्स के लिए हो रहा है आजकल। तो एक तरफ ये सब अंतर्राष्ट्रीय खींचतान चल रही है और दूसरी तरफ देश के भीतर एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा। चलिए अब उत्तराखंड के उत्तरकाशी की बात करते हैं। जी, बहुत ही दुखद खबर है। धराली में बादल फटने और फिर भूस्खलन से भारी तबाही हुई है। हाँ, 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। घर, गाड़ियां सब बह गए। मंजर बहुत भयानक रहा होगा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ये सब कुछ बहुत तेज हुआ। मतलब सिर्फ 10 सेकंड का फ्लड और सब खत्म। बाप रे। मुख्यमंत्री धामी ने दौरा किया है, राहत कार्य चल रहे हैं, पर बिगड़ा हुआ मौसम एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। हाँ, पहाड़ों में मौसम का भरोसा नहीं होता। और ये जो बादल फटना या क्लाउड बस्ट कहते हैं, ये होता क्या है असल में? हाँ, ये जानना जरूरी है। देखिए, मौसम विभाग के हिसाब से जब एक बहुत छोटे से इलाके में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, जैसे मान लीजिए 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या उससे भी ज्यादा, जी, तो उसे क्लाउड बस्ट कहते हैं। अच्छा। ये पहाड़ों में ज्यादा होता है क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी होती है और इसका पहले से ठीक ठीक अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। तो फिर बचाव कार्य भी बहुत मुश्किल होते होंगे। NDRF के पूर्व DIG हैं सुरजीत सिंह गुलेरिया, उन्होंने भी यही कहा है कि ये ऑपरेशंस बहुत जटिल होते हैं। बिल्कुल जटिल होते हैं। गुलेरिया जी का अनुभव है, वो सही कह रहे हैं। सोचिए, इतना सारा मलबा हटाना, हाँ, उसमें से जीवित लोगों को ढूंढना जिनकी संभावना हर गुजरते मिनट के साथ कम होती जाती है, और फिर शवों को निकालना,
ये शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला काम है। और इलाका भी तो दुर्गम होता है। हाँ बिल्कुल, पहुंचने में दिक्कत, मौसम की मार, सब कुछ मिलकर इसे बहुत कठिन बना देता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या हम ऐसी आपदाओं के लिए कुछ बेहतर तैयारी कर सकते हैं? गुलेरिया जी का सुझाव है कि आपदा प्रबंधन और रोकथाम में ज्यादा निवेश होना चाहिए, जैसे डॉपलर रडार लगाना। हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है। डॉपलर रडार जो हैं, वो मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाले एडवांस सिस्टम होते हैं। अच्छा, वो आने वाले तूफान या भारी बारिश के पैटर्न को कुछ हद तक पहले से भांप सकते हैं। तो इससे पूर्व चेतावनी मिल सकती है? हाँ, कुछ हद तक। गुलेरिया जी का तर्क यही है कि अगर हम इन चेतावनी प्रणालियों में निवेश करें और इसे मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा जितना ही महत्वपूर्ण समझें, तो शायद नुकसान कम किया जा सकता है। बात सिर्फ राहत कार्य की नहीं, रोकथाम की भी है। ये सोचने वाली बात है। तो आज हमने इन स्रोतों के जरिए देखा कि कैसे एक तरफ भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर काफी दबाव महसूस कर रहा है। हाँ, आर्थिक भी और रणनीतिक भी। अमेरिका और रूस के बीच अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ उत्तराखंड जैसी जो त्रासदियां हैं, वो हमें बार बार याद दिला रही हैं कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की हमारी तैयारी कितनी अहम है। और इसमें लगातार सुधार और निवेश की कितनी जरूरत है, इसे प्राथमिकता देनी होगी। और यहाँ एक सवाल मन में आता है कि जब कोई देश बाहरी दबावों और ऐसे अंदरूनी संकटों का एक साथ सामना कर रहा हो, तो वो अपने सीमित संसाधनों और ध्यान का संतुलन कैसे बनाए? हाँ, ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है। इसका कोई आसान जवाब नहीं है। बिल्कुल, इस पर यकीनन और विचार करने की जरूरत है। नमस्कार, आज है तारीख 6 अगस्त, दिन बुधवार। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूं संदीप राय। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात। ट्रंप के टैरिफ पर कड़ी प्रतिक्रिया के बाद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी रूस पहुंचे। विशेषज्ञ से समझेंगे मॉस्को में चल क्या रहा है। S-400 डिफेंस सिस्टम है, उसके बारे में रशिया जो है मतलब कि उसके कुछ दिए हैं, 2 रह गए हैं, तो कब तक हो जाए, जल्दी से जल्दी भारत चाहता है। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से मची तबाही, राहत और बचाव कार्य अब भी है जारी। धराली पूरी तरह से जो है आपदा की चपेट में आ गया और कल की घटना के बाद कई चरणों में वहाँ मलबा आया है। जैसा आज मैंने वहाँ पर जाकर जब सभी लोगों से मुलाकात करी, लोगों से बातचीत करी। लेकिन बिगड़े मौसम और लगातार बारिश के बीच राहत कार्य कितना आसान? NDRF के पूर्व DIG सुरजीत सिंह गुलेरिया। हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है कि काफी मुश्किल होती है और बहुत सी डेड बॉडी जो है उनकी रिकवरी नहीं हो पाती। सुनेंगे उस बेरोजगार नौजवान की बात भी जिनके बैंक खाते में अचानक आए अरबों रुपए। आगे बढ़ें उससे पहले देश दुनिया की खबरें सुनते हैं संदीप राय से। गजा की हमास नियंत्रित सिविल डिफेंस एजेंसी का कहना है कि नुसैरियात शरणार्थी शिविर के पास राहत सामग्री पाने के लिए जमा भीड़ पर 4 ट्रक पलट गए। इसमें कम से कम 20 लोगों की मौत हुई है। हादसे के कारणों के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। उधर गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बीते 24 घंटे में इसराइली हमलों में लगभग 138 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा कुपोषण से 5 और लोगों की जान गई है। मंत्रालय के मुताबिक अब तक भूख से मरने वालों की संख्या लगभग 200 पहुंच गई है, जिनमें लगभग आधे बच्चे हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष अधिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल ने गजा में अपने सैन्य अभियान का विस्तार किया तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। ऐसी खबरें हैं कि इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू गजा पर पूरी तरह कब्जे की योजना बना रहे हैं। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष बिहार में हो रहे मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान यानी SIR का विरोध कर रहा है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आज संसद के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया। विपक्ष संसद में SIR पर चर्चा की मांग कर रहा है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने संसद के दोनों सदनों में आज स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम ये चाहते हैं कि संपूर्ण चर्चा अगर हो गया तो जहाँ जहाँ इनकी गलतियां हैं और जो असंवैधानिक रीति से ये जो कर रहे हैं उसको हम जवाब दे सकते, सजेशन दे सकते और देश के हित में खासकर हम जो वोटर्स अपने हक को खो रहे हैं उनकी हिफाजत कर सकते। अगर वोटर लिस्ट में अगर उसका नाम नहीं है तो इस देश में वो सिटीजन भी नहीं है। तो ये
एक तरफ उसकी सिटीजनशिप पे डाउट करने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ जहाँ उनको जैसा होना वैसा वोटों को काटने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मस्तुंग जिले में कल देर रात एक बम धमाके में पाकिस्तानी सेना के एक मेजर जनरल समेत कम से कम 3 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि सुरक्षा बलों के वाहन गुजर रहे थे, तभी इनमें विस्फोट हुआ। एक सैन्य वाहन धमाके की चपेट में आ गया, जिसमें सवार सेना के एक मेजर और 2 अन्य जवानों की मौत हो गई। ब्राजील के कई उत्पादों पर अमेरिका का 50% टैरिफ लागू हो गया है। अमेरिका की ओर से किसी देश पर लगाया गया अब तक का यह सबसे ऊंचा टैरिफ है। माना जा रहा है कि इसका असर वैश्विक स्तर पर कॉफी की कीमतों पर पड़ेगा। कथित तख्तापलट की साजिश के आरोप में पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो पर मुकदमा चल रहा है और माना जा रहा है कि अमेरिका ने ब्राजील पर दबाव बढ़ाने के लिए टैरिफ लगाए हैं। ब्राजील के मौजूदा राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने टैरिफ को लेकर ट्रंप से बातचीत करने से इनकार कर दिया है। ईरान ने इसराइल के जासूसी करने का दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को फांसी दे दी है। अधिकारियों का कहना है कि रुजबे वादी नाम के व्यक्ति ने जून में इसराइली हमलों में मारे गए एक परमाणु वैज्ञानिक से जुड़ी संवेदनशील जानकारी लीक की थी। आरोप है कि वादी को इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ऑनलाइन भर्ती किया था। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की पहली छमाही में ईरान ने 600 से अधिक लोगों को फांसी दी है। लेबनान की कैबिनेट ने देश में हथियारों पर सरकारी एकाधिकार की दिशा में कदम बढ़ाया है। शिया हथियारबंद ग्रुप हिजबुल्लाह ने इसका कड़ा विरोध किया है। ग्रुप ने कहा है कि वह इस फैसले को अस्तित्वहीन मानकर चलेगा। यह कदम अमेरिका के दबाव के बाद उठाया गया है। कभी सेना से भी ज्यादा ताकतवर माने जाने वाले हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमता इसराइल के साथ हुई जंग में काफी कमजोर हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने रूस पहुंचकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। ये मुलाकात 3 घंटे चली और पुतिन के सलाहकार यूरी युशाकोव ने मुलाकात को सकारात्मक बताया है और ये कहा है कि रूस को ट्रंप की ओर से कुछ संकेत मिले हैं और रूस ने भी अपनी ओर से उनके लिए संदेश भेजे हैं। और स्टीव विटकॉफ का दौरा ऐसे समय हो रहा है मानसी जब यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर मॉस्को को ट्रंप की ओर से दी गई डेडलाइन समाप्त होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। हालांकि रूस में विटकॉफ की यह इस साल की 5वीं यात्रा है और इस बार वो क्या हासिल कर पाएंगे ये स्पष्ट नहीं है। ये बेहद अहम है क्योंकि एक तरफ स्टीव विटकॉफ मॉस्को में हैं तो दूसरी तरफ अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वो भी मॉस्को पहुंचे हैं और ये दौरा बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका ने रूस से तेल आयात करने को लेकर भारत पर टैरिफ लगाए और भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। और इस बीच एक ब्रेकिंग ये आ रही है कि ट्रंप ने टैरिफ का अनाउंसमेंट किया है इंडिया के खिलाफ। मानसी, अब से कुछ देर पहले एक ब्रेकिंग खबर ये आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने, और जिसकी हम कल पॉडकास्ट में भी चर्चा कर रहे थे, कि जो रूस का प्रकरण है, जैसा कि अमेरिका कहता है कि ज़्यादा तेल आयात करता है तो उनकी चेतावनी थी कि वो भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगा देंगे। तो 25% तो टैरिफ पहले ही लगा चुके थे और इस बीच जो खबर ये आ रही है कि अतिरिक्त 25% और टैरिफ लगा दिया है, यानी कुल मिलाकर 50। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल 50% टैरिफ भारत पर है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप लगातार रोज टैरिफ की घोषणा कर रहे हैं, ये मुझे वही स्थितियों की ओर ले जाती हैं जिसमें कि आपने देखा था कि रोज चाइना के साथ जब ट्रेड वॉर चल रहा था तो चाइना 25 लगाता था तो अमेरिका 50 लगाता था, फिर 50 लगाता तो फिर 75 हुआ। और अब ये देखना होगा कि आखिरकार ये जो डेडलॉक है वो कहाँ पर जाकर रुकेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसे वक्त हो रही हैं जबकि भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो अजीत डोभाल रूस में पहुंचे हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बार बार भारत को ये संदेश दे रहे हैं और कहना चाहते हैं कि आप रूस के साथ अपना तेल का जो आयात है उसको बंद करें, और ये चेतावनी लगातार दे रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो और टैरिफ लगाएंगे, जिसकी घोषणा अब से कुछ देर पहले उन्होंने कर दी और हस्ताक्षर किए। तो कुल मिलाकर जो भारत पर टैरिफ है वो 25 नहीं अब 50% है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बीबीसी संवाददाता मोहनलाल शर्मा जो ये जानकारी दे रहे थे कि अमेरिका ने भारत पर कुल 50% का टैरिफ लगा दिया है। और जैसा हम बात कर रहे थे संदीप, भारत ने जी। अमेरिका के जो टैरिफ है उस पर ये प्रतिक्रिया दी थी कि अमेरिका खुद रूस के साथ व्यापार करता है, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, पैलेडियम और दूसरे रसायन खरीदता है, लेकिन जब भारत तेल खरीदता है तो उस पर वो आपत्ति करता है। इस बारे में एक सवाल ट्रंप से पूछा गया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका ट्रंप ने क्या जवाब दिया, सुनते हैं। I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. ट्रंप ने कहा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे इसके बारे में पता करना होगा, हम आपको इस बारे में बाद में जानकारी देंगे। और रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 3 साल हो गए हैं, 3 साल से अधिक हो गए हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि वो राष्ट्रपति बने तो एक दिन में जंग रुकवा देंगे, लेकिन जंग रोकने की उनकी तमाम कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं। उन्होंने रूस को जंग खत्म करने के लिए 50 दिन का समय दिया था अभी हाल में, जिसे बाद में घटाकर उन्होंने 10 कर दिया। और ये समय सीमा कल खत्म होने वाली है और ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर फ्राइडे तक कुछ प्रगति नहीं हुई इस रास्ते में तो वो और टैरिफ लगाएगा और प्रतिबंध लगाएगा और सेकेंडरी टैरिफ भी लगाएगा। संदीप, ये सेकेंडरी टैरिफ क्या चीज़ होती है? सेकेंडरी टैरिफ असल में वो टैरिफ है जो प्रतिबंधित देश से व्यापार करने वाले देश के सामानों पर लगाया जाता है। और ट्रंप ने रूस पर जो प्रतिबंध लगाए उसके अलावा उन्होंने सेकेंडरी टैरिफ की भी बात की है, यानी कि अगर रूस से तेल खरीद करके भारत अगर दूसरी जगह बेचता है तो उस पर सेकेंडरी टैरिफ लगेगा। जी, और ट्रंप ने भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने का भी ऐलान किया है। भारत पर पहले ही उन्होंने टैरिफ लगाया हुआ है, जैसा मोहनलाल बता रहे थे। और भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों को समझने के लिए संदीप कुछ आंकड़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा 45 अरब डॉलर के करीब है, जिसे बार बार ट्रंप मुद्दा बनाते रहे हैं। लेकिन अगर आंकड़े को देखें तो भारत पिछले साल यूक्रेन के कुल, माफ़ कीजिएगा, भारत पिछले साल यूएस से कुल जो निर्यात करता है उसमें अमेरिका की हिस्सेदारी जो है वो भारत के कुल निर्यात में 18% है। और इसी दौरान अमेरिका का जो कुल निर्यात है उसमें भारत का हिस्सेदारी जो है वो महज 2% है। जी। और इस ताज़ा घटनाक्रम के बीच सवाल ये है कि इस समय क्रेमलिन में चल क्या रहा है। क्या स्टीव विटकॉफ के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध विराम के बदले किसी तरह की डील करने का संदेश देंगे? राष्ट्रपति पुतिन क्या करेंगे अगर ऐसी कोई प्रस्ताव आता है? और टैरिफ की आशंका के बीच दिल्ली मॉस्को के संबंध क्या मोड़ लेंगे? इन्हीं सवालों को समझने के लिए हमने संपर्क किया मॉस्को में रह रहे वरिष्ठ पत्रकार विनय शुक्ला से। मॉस्को में इस बात पर बहुत मतलब टीका टिप्पणियां की जा रही हैं, पर ये जानते हैं कि ये बॉल जो है वो भारत के ही वहां पर है, फैसला जो भारत करेगी, क्योंकि उधर चीन से भी खबरें आ रही हैं कि चीन भी मना कर चुका है कि अमेरिका से क्या अपनी हितों का ध्यान रखेंगे, नहीं बात मानेंगे। तो अब देखते हैं क्या है, क्योंकि ये अभी मेन चीज ये है कि भारत का जो रवैया है उस पर कितना वो देखा जा रहा है, कितना दृढ़ रहेगा। और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी पहुंच गए हैं रूस। क्या कुछ बात होने की संभावना है? देखिए, बात यह है कि हाँ, रूस ने कल उनके आने के बारे में खबर थी और उसमें ये कहा गया था कि जो राष्ट्रपति ट्रंप के जो भारत के खिलाफ रूसी तेल खरीदने की समस्या है उस पर भी बातचीत यहाँ होगी। और वो मेन चीज जो है कि असल में हमारे इस साल के एंड में भारत जाएंगे शायद राष्ट्रपति पुतिन, उसके सिलसिले में तैयारियां होती हैं, तो काफी लंबी चौड़ी संबंध काफी फैले हुए हैं हमारे, पर इसमें ये समस्या और जुड़ गई है। तेल वाली जो समस्या है वो और जुड़ गई है, क्योंकि वो चलता रहता है, क्योंकि S-400 डिफेंस सिस्टम है, उसके बारे में रशिया जो है मतलब कि उसके कुछ दिए हैं, 2 रह गए हैं, तो कब तक हो जाए, जल्दी से जल्दी भारत चाहता है। और उनमें शायद कुछ और संख्या भी बढ़ाने की बात हो रही है। और भी काफी कुछ चीजें, सुखोई जहाज हैं, इनके मॉडर्नाइजेशन का मामला सन 18 से फंसा हुआ है, क्योंकि एयरफोर्स में ये कह रहे एक जमाने में एक था कि यार अब हमें रशिया से हटके और वहाँ किया जाए, पर सवाल तो राजनीतिक उसका है परिप्रेक्ष्य कि किस तरह ये तो संबंध ऐसे हैं कि वो इस जो हम देख रहे हैं कि जैसे अमेरिका है, ट्रंप आए वहाँ पर वो उन्होंने यूक्रेन को भी एक तरह से एक बार लताड़ा, फिर
प्यार कर रहे हैं, तो मतलब इस भारत जैसा बड़ा देश ऐसे नहीं कर सकता ना, तो उसको अपने हितों का ख्याल रखना पड़ेगा। और दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन के साथ विटकॉफ की आज मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बारे में अभी तक क्या कुछ अपडेट है, कुछ पता हो आपको? देखिए, इतना ये है कि 2 दिन जो वो है का अल्टीमेटम, उससे पहले उनके बाद यहाँ आई है, तो रशिया ने तो पहले भी कह दिया था उस विजिट से पहले कि राष्ट्रपति पुतिन ने खुद कहा था कि उनके स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, पर कहा जा रहा है कि उन्होंने शायद अपने रक्षा सलाहकारों से बातचीत की है, वहाँ पे शायद किस मामले में थोड़ा रूस हल्का हो सकता है, अपनी कुछ कंसेशन दे सकता है। कुल मिलाकर उनकी स्थिति ऐसी है कि वो अपने उस पे अड़े हुए हैं, और लगता ये है कि अब अमेरिका को अपनी तरफ से कुछ करना पड़ेगा कि यूक्रेन को कुछ समझाना पड़ेगा। अभी खैर वैसे अभी तो बातचीत है ऐसी चल रही है कि इसमें कोई फैसला ऐसा नहीं होगा। सबने ये कहा कि कोई ब्रेक थ्रू नहीं होने की बात नहीं, लेकिन एक बात कही जा रही है कि विटकॉफ के मार्फत राष्ट्रपति ट्रंप ने शायद कोई डील ऑफर की है या करने वाले हैं, तो अगर कोई ऐसा होता है तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे पुतिन, या क्या है? ये कहना मुश्किल है कि क्या डील है क्या नहीं। इतना मुझे मालूम है कि जो अफवाह है, मतलब वो ये कि कुछ इस महीने के शुरू में किसी यूक्रेन के बेस पर हमला करके इनके लोगों ने, स्पेशल सर्विसेज ने 3-4 ब्रिटेन के ऑफिसर्स जो हैं उनको और एक MI6 के ऑफिसर को वहां से कैद करके ले आए हैं रशिया। अब वो ये कहा जा रहा है कि विटकॉफ जो है उनको छुड़ाने के लिए आए हैं। अमेरिका रशिया ये कहता है कि ये मामला एक्सचेंज वाला नहीं है, क्योंकि ये वार क्राइम्स है, वो दे वर वेजिंग वॉर अगेंस्ट रशिया। अब वो ब्रिटिश ऑफिसर्स कहते हैं कि उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट थे और वो ओडेसा गए थे घूमने के लिए, देखने के लिए। अच्छा, एक और सवाल जो आप कह रहे थे कि रूस लगातार कह रहा है कि लक्ष्य प्राप्ति तक जो वो कहता है कि विशेष सैन्य अभियान वो चलता रहेगा। ये लक्ष्य क्या है और हाल के समय में रूस ने क्या बढ़त हासिल की है? नहीं, लक्ष्य ये है, रशिया ये चाहते हैं कि यूक्रेन जो है नेटो का मेंबर न बने, उसकी धरती पर विदेशी सेनाओं की जो है तैनाती न हो, क्योंकि अब नेटो जो है वैसे भी सोवियत यूनियन की जो पुराना वो टेरिटरी थी उसमें आ गया है, तो रूस को अपनी गारंटी चाहिए। मेन चीज रूस को गारंटी है। सब लोग बात कर रहे हैं शांति, युद्ध रोको, युद्ध विराम, पर कहीं भी ये नहीं कहा जा रहा कि हाँ रूस की सुरक्षा का प्रावधान होगा। तो ये थे मॉस्को में रह रहे वरिष्ठ पत्रकार विनय शुक्ला, जो बता रहे थे कि मॉस्को में इस समय क्या चल रहा है, भारत और रशिया के बीच का संबंध और रशिया और अमेरिका के बीच में क्या चल रहा है। और अब पॉडकास्ट का अगला पड़ाव उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मंगलवार को भूस्खलन और बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में 100 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। वहीं इस कारण अचानक आई बाढ़ में सैकड़ों घर, गाड़ियां, पेड़ बह गए और हजारों लोग प्रभावित हुए। और यहाँ के हर्षिल के पास एक गांव धराली, वहां से परेशान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। यहाँ बादल फटा है और पानी और उसके साथ मलबा तेजी से नीचे आता और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाता हुआ दिख रहा है। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं उनमें स्थानीय लोग चिल्लाकर एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं, जान बचाकर भागने को कह रहे हैं। 2 प्रत्यक्षदर्शियों से सुनिए। खतरनाक स्थिति थी और बहुत ज्यादा डरावनी स्थिति थी। यहाँ पे ये कार्बन आया 1:30 पे आया, ये हम इधर से पासे में फिर देखा हमने कई आदमी उड़ के जा रहे थे नीचे, कई मकान बह गए, इधर हट थे, सारे पेड़ थे सारे खत्म हो गए। उसमें इतना भयंकर देवी आपदा है कि जिसमें कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला और इसमें कि काफी लोगों का मिसहैपनिंग होने की जो बात आई है सामने, बहुत भयंकर था। मुश्किल से 10 सेकंड का पूरा फ्लड था, उसके बाद नॉर्मल वाटर था। और प्रशासन का कहना है कि धराली में बचाव कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है और प्रभावित जगहों में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आपदा नियंत्रण टीम के साथ चर्चा कर स्थिति का जायजा लिया, धराली गांव का दौरा किया, लोगों से बात की और उत्तरकाशी में नदी के बढ़े जल स्तर को देखते हुए अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए।
हराली पूरी तरह से जो है आपदा की चपेट में आ गया और कल की घटना के बाद कई चरणों में वहाँ मलबा आया है। जैसा आज मैंने वहाँ पर जाकर जब सभी लोगों से मुलाकात करी, लोगों से बातचीत करी और घटना के बारे में जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले आया, उसके बाद फिर आया, दोबारा 3, 4, 5, 6 बार जो है इस प्रकार से बार बार मलबा आया और वहाँ पर सभी कुछ आपदा की भेंट चढ़ गया। साथ में वहाँ शाम तक जो है सेना के लोगों ने 190 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है। पानी का जमाव भी हो गया है हरसिल के पास और उसकी सड़क पूरी तरह से और वहाँ का जो एक हेलीपैड था वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। इसी प्रकार गंगनानी के पास लाछी गाड़ पर वहाँ पुल था, वो पुल भी आपदा की भेंट चढ़ गया है। पूरा संपर्क मार्ग जगह जगह पर कई स्थानों पर पूरी तरह से भूस्खलन की चपेट में आ गया है। अभी बिजली और टेलीफोन, ये मोबाइल चूंकि वहाँ पर रिस्टोर करना है, बिजली की सुविधा अभी नहीं पहुँच पाई है, सड़कों का काम होना है। सेना के साथ मिलके हम लोग इस पर पूरा प्लान कर रहे हैं। तो ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और उत्तरकाशी में इमरजेंसी सेंटर बनाया गया है, लोगों के लिए 3 फ़ोन नंबर भी जारी किए गए हैं। और अगर संदीप बात करें उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश की, तो बादल फटने की घटनाएं यहाँ सुनने में आई हैं। लेकिन ये जो बादल फटना है, ये क्लाउड बर्स्ट है, ये होता क्या है, बता रही हैं BBC संवाददाता अदिति शर्मा। जब कभी एक छोटे इलाके में कम देर के लिए बहुत भारी बारिश होती है तो उसे क्लाउड बर्स्ट या बादल फटना कहते हैं। भारतीय मौसम विभाग या IMD के मुताबिक जब किसी एक स्टेशन पर 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर बारिश होती है तो इसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। यूं तो मैदानी इलाकों में भी बादल फट सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में होता है और इसकी वजह है ओरोग्राफी, मतलब उन इलाकों की बनावट। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेज गर्म हवाएं पहाड़ों की तरफ ऊपर चढ़ती हैं। ऊपर जाकर ये हवाएं बादलों में बदल जाती हैं और अचानक बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है। जब ये पानी घाटियों और ढलानों में गिरता है तो एकदम तेज बहाव बन जाता है। ऐसे में पहाड़ों में अचानक बहुत तेज बाढ़ आ सकती है और हम कहते हैं कि बादल फट गया है। और रही बात इसका अंदाजा लगाने की, तो IMD के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यह अचानक और बहुत छोटे हिस्से में होता है। इन पर नजर रखने के लिए या कुछ समय पहले अंदाजा लगाने के लिए हमें ऐसे इलाकों में डेंस रडार नेटवर्क की जरूरत होगी जहां बादल फटने की आशंका ज्यादा होती है, या फिर हाई रेजोल्यूशन वाले वेदर फोरकास्टिंग मॉडल चाहिए होंगे। तो क्लाउड बर्स्ट के बारे में बता रही थी BBC संवाददाता अदिति शर्मा। उत्तराखंड में बीते कई दिनों से बारिश हो रही है और बिगड़े मौसम और लगातार बारिश के बीच राहत कार्य चलाना आसान नहीं है। इस काम में किस तरह की परेशानियां आ सकती हैं, कैसी मुश्किलें होती हैं, समझा रहे हैं NDRF के DIG रह चुके सुरजीत सिंह गुलेरिया। जब लैंडस्लाइड होता है या फ्लैश फ्लड आता है, इसमें बहुत ज्यादा डेब्रिस जो है वो पानी के साथ जो है मूव करता है और रास्ते में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन लाइफ जो भी होती है वो उसको साथ में अपने बीच में लपेट के आगे चलता है। तो इस तरह के ऑपरेशन जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड माने जाते हैं, होते हैं। इनफैक्ट हमारा एक्सपीरियंस है कि जब भी कोई डिजास्टर होता है, मान लो अर्थक्वेक है, तो उसमें हम ऑपरेशन करके रेस्क्यू जब करते हैं तो रेस्क्यू थोड़ा आसान होता है, लेकिन इस केस में इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और स्पेशली एक तो जीवित लोगों के रहने की संभावना बहुत कम बची होती है, लीस्ट होती है, और उसमें इवन डेड बॉडी का जो रिकवरी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि मिट्टी के बीच में जब डेड बॉडी जो है वो दब जाती है तो उसको लोकेट कर पाना एक बहुत बड़ी समस्या होती है। वैसे तो इसमें डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है और कुछ एक साइंटिफिक इक्विपमेंट भी होते हैं, बट डिस्पाइट ऑल दैट हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है कि काफी मुश्किल होती है और बहुत सी डेड बॉडी जो है उनकी रिकवरी नहीं हो पाती। और इसमें जो ट्रूप्स हमारे रेस्क्यूअर जो लगे होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही एक थका देने वाला ऑपरेशन है, क्योंकि जो भी मिट्टी या कचरा जो होता है वो एकदम से कीचड़ टाइप होता है और उसको उठाना, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वो एक बहुत ही टायरिंग प्रोसेस होता है। तो साल 2013 में जब रुद्रप्रयाग में आया था
एक मेजर क्लाउड बर्स्ट हुआ था वहाँ पर, उस समय किस तरह की परेशानी हुई थी, और उस समय जो सिचुएशन थी और अभी जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, क्या वो सिचुएशन समान एक जैसी है? वो सिचुएशन तो लार्जर एरिया में थी और उसमें काफी एरिया अफेक्टेड था और उसमें पिलग्रिम जो थे वो ज्यादा मात्रा में अफेक्टेड थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये फ्लैश फ्लड टाइप है, लोकलाइज है, क्लाउड बस्टिंग जो हुई है, इसमें जो धरावी गांव है ज्यादातर वही अफेक्टेड हुआ है, तो दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन ये ऑपरेशन स्पेशली फॉर धरावी गांव के लिए तो ये बहुत बड़ी एक त्रासदी वाली स्थिति हुई है। सर, एक लास्ट सवाल पूछना चाहती हूँ कि इस तरह की सिचुएशन में अगर ये माने कि प्रशासन कुछ एक व्यवस्था करके रख दे जिससे बचाव कार्य करना आसान हो, तो वो कौन सी चीज होती है? एक्चुअली तो डिजास्टर होना ही नहीं चाहिए। वी शुड बी सो प्रोएक्टिव कि हमें एडवांस में पता लग जाए कि ये इमरजेंसी आने वाली है और हम अपने आप को, अपने लोगों को बचा सकें। और जब ये सारे के सारे मामले नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी आम जनता ये समझती है कि सिर्फ देश की सेनाएं, बीएसएफ, सिक्योरिटी फोर्सेस यही देश की नेशनल सिक्योरिटी को गार्ड कर रही हैं। बट दिस इज अ वेरी वेरी नैरो डेफिनेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी में इस देश का ईच एंड एवरी कंपोनेंट जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो डिजास्टर आते हैं, इनके प्रति हमने अपनी जनता को कैसे प्रोटेक्ट करना है और उसके ऊपर हमारा कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। डिजास्टर जो मैनेजमेंट है अगर इफेक्टिव होगा तो ये नेशनल सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा योगदान जो है इसका माना जाता है और होता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत सरकार को एक सफिशिएंट बजट जो है वो डिजास्टर को रोकने के लिए, प्रिवेंशन के लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि हमें पहले से पता लग जाए कि ये इमरजेंसी आने वाली है। और स्पेशली जो इस तरह के इलाके हैं जहां पर क्लाउड बस्ट वगैरह जो होता है, इसके बारे में एक डॉपलर राडार्स होते हैं, वो हम लगा दें तो हमें पता लग सकता है कि यहाँ पर क्लाउड बस्ट जो है वो होने वाला है और हम उस इलाके में उन लोगों को जगह खाली करने के लिए बोल सकते हैं। तो बहुत हद तक बहुत से लोगों की जान जो है वो बचाई जा सकती है। तो ये थे एनडीआरएफ के पूर्व डीआईजी एसएस गुलेरिया और इस बार पैसा वसूल में बात आयकर रिटर्न की। सुना रही हैं बीबीसी संवाददाता प्रेरणा। इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर भरने का काम जारी है और चूंकि मामला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ा है, इसलिए रिटर्न फाइलिंग में एक छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। तो आज के पैसा वसूल में बात उन कॉमन गलतियों की जो न केवल आपका रिफंड रिजेक्ट कर सकती हैं, बल्कि नोटिस और पेनल्टी लगने की वजह भी बन सकती हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर 1, 2, 3 और 4 के लिए एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दिया है। अब रिटर्न दाखिल करने के लिए आपके पास काफी समय है, इसलिए किसी तरह की जल्दबाजी से बचें। ज्यादा रिफंड के लालच में किसी तरह की गलती न करें। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उन 5 गलतियों की जो टैक्स पेयर्स से अक्सर हो जाया करती हैं। जैसे सबसे पहली गलती है कि इनकम के हर सोर्स का जिक्र वो नहीं करते। कई टैक्स पेयर्स अपनी हर तरीके की इनकम रिटर्न में नहीं दिखाते, चाहे वो टैक्सेबल हो या नहीं। मसलन सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट, रेंटल इनकम या स्टॉक मार्केट में डिविडेंड इनकम। भले ही सेविंग्स अकाउंट के ब्याज पर 10,000 रुपए तक की छूट मिलती हो, लेकिन इसे रिटर्न में दिखाना जरूरी है। अगर आप कोई इनकम छुपाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आप गलत हैं, जिससे नोटिस या जुर्माना लग सकता है। दूसरी गलती है फॉर्म 26AS और AIS की जांच न करना। रिटर्न फाइल करने से पहले फॉर्म 26AS पर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट की जांच करना जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट्स आपकी आय, TDS और बड़े लेन देन की जानकारी देते हैं। अगर इनमें कोई गलती है, जैसे बैंक द्वारा काटा गया TDS गलत दिख रहा हो, तो उसे ठीक करवाएं। इन डॉक्यूमेंट्स का मिलान फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट और अन्य रिकॉर्ड से करें। अगर जानकारी में अंतर हुआ तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। तीसरी चीज है सही ITR फॉर्म चुनें। एक कॉमन गलती ये है कि कई बार लोग गलत ITR फॉर्म चुन लेते हैं। हर फॉर्म खास तरीके की इनकम और टैक्स पेयर्स के लिए बनाया गया है। अगर आपने शेयर की बिक्री से 1,25,000 रुपए से ज्यादा का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हासिल किया है या आपके पास किसी विदेशी बैंक में अकाउंट है, तो आपको ITR 1 की जगह
ITR 2 भरना होगा। गलत फॉर्म चुनने से आपकी रिटर्न डिफेक्टिव मानी जा सकती है। चौथी गलती है नौकरी बदलने पर पुरानी इनकम छिपा लेना। अगर आपने वित्त वर्ष में नौकरी बदली है तो दोनों एम्प्लॉयर से मिली आय को रिटर्न में दिखाना जरूरी है। दोनों की फॉर्म 16 को ध्यान से देखें और सुनिश्चित करें कि कोई इनकम छूट न जाए। कई बार टैक्स पेयर्स पुराने एम्प्लॉयर की आय या TDS की जानकारी छोड़ देते हैं, जो गलत है। EIS में आपकी सारी इनकम की जानकारी होती है, इसलिए इसे छिपाने की कोशिश न करें, वरना नोटिस आ सकता है। 5वीं गलती है गलत डिडक्शन का क्लेम। कई टैक्स पेयर्स बिना सबूत के सेक्शन 80C, ATD या अन्य छूट का दावा कर लेते हैं, जैसे बच्चों की स्कूल फीस, LIC प्रीमियम या मेडिकल इंश्योरेंस के लिए छूट तभी ले सकते हैं जब आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब AIS और AI टूल्स के जरिए ऐसी गलतियों को आसानी से पकड़ लेता है। अगर आप बिना सबूत के छूट लेते हैं तो नोटिस मिल सकता है या रिटर्न रद्द हो सकता है। तो आखिर में रिटर्न फाइल करने के बाद उसे 30 दिनों के अंदर वेरीफाई करना जरूरी है। ये वेरिफिकेशन आधार OTP, नेट बैंकिंग या ITR-V को डाक से भेजकर किया जा सकता है। अगर आप वेरीफाई नहीं करते तो रिटर्न को अमान्य माना जाता है, मतलब ये मान लिया जाता है कि आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया है। कई टैक्स पेयर्स ये भूल जाते हैं, जिससे उनकी रिटर्न प्रक्रिया अधूरी रह जाती है और जुर्माना लग सकता है। तो IT रिटर्न के बारे में बता रही थी BBC संवाददाता प्रेरणा। और अब खबर एक ऐसे बेरोजगार नौजवान की जिनकी नींद पैसों ने उड़ा दी। फिर क्या हुआ, दिलीप सिंह से जाना BBC संवाददाता अभिनव गोयल ने। मेरा नाम दिलीप सिंह है, मैं ऊंची धनकौर में रहता हूँ और मेरे साथ मेरे अकाउंट की एक प्रॉब्लम आ गई थी, जिसमें है ना मेरा इतना बड़ा अमाउंट आया मेरे अकाउंट में, जिससे कि मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। गिन तो पाया नहीं था, पर इसकी संख्या जब गिनी तो ये 37 अंक का डिजिट में आ रखा है, जो कि है ना जाने कितना है। और गूगल पे भी इसका ट्रांसलेट करा था, पर वो गूगल भी इसका है ना कोई जवाब दे नहीं पा रही है। तो मुझे बहुत कुछ रहा था कि मेरे साथ शायद भगवान ने कुछ बढ़िया कर दिया हो, क्या पता। तो मेरे को लगा शायद है, अगर ये कंफर्म है, अगर ये पैसे अगर मेरे ही अकाउंट में आए हुए हैं। मेरे को वैसे लगा नहीं था, क्योंकि मेरा सेविंग अकाउंट है और सेविंग अकाउंट की इतनी बड़ी कोई है ना पैसे रखने की वो नहीं होती है। मैंने है ना किसी और के पास भी ट्रांसफ़र करके देखा, अपने भाई बंधुओं के पास, और उसमें नहीं पहुंचा। वो बार बार है ना टेक्निकल इशू विथ योर बैंक बता रहा था। कितने रुपए ट्रांसफ़र करने की कोशिश करी? जो भी 1-2 रुपये, 10-20 हज़ार जो भी ऐसे करने की कोशिश करी थी, पर ये 1-2 या 10,000? हाँ, 10,000 रुपये। तो वो हुए नहीं? नहीं। आपके अकाउंट में पहले कितने पैसे थे? मैंने ऐसे ही छोड़े थे शायद 10-20 रुपये। बैंक वालों ने बोला कि क्या नाम है, आप मतलब ये ऐसी कोई बात नहीं है, आपके अकाउंट में कोई पैसे नहीं है, ये एक क्या नाम है टेक्निकल इशू है, जो भी है। तो दिलीप कुमार से बात कर रहे थे BBC संवाददाता अभिनव गोयल। और आज पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमें सुनने का शुक्रिया। अब आपसे अगली मुलाकात कल शाम को होगी। तब तक खबरों के लिए जुड़े रहिए BBC हिंदी की वेबसाइट के साथ। आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। तब तक के लिए मुझे और संदीप राय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।